स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। They say that all good things must come to an end. Similarly, the tenure of a Chief Justice in India must also come to an end. और कुछ ऐसे ही the 50th Chief Justice of India, DY चंद्रचूड़ जी, उनका भी टेन्योर पूरा हो गया है। हालांकि संडे को वो टेन्योर पूरा होगा, बट इन वर्किंग टर्म्स आज उनका रिटायरमेंट हो गया। इट हैज बीन एन इलस्ट्रियस करियर, जिस करियर में ना केवल वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक लॉयर के तौर पर प्रैक्टिस करते रहे, बल्कि आगे चलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने एंड फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और इनके कार्यकाल में बोथ एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कुछ लैंडमार्क जजमेंट दिए गए। वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस दैट। हालांकि जैसे जैसे चंद्रचूड़ जी का टेन्योर समाप्ति की तरफ गया है, वैसे वैसे काफी सारे उनके ऊपर आरोप भी लगे। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूजा करना हो या फिर राम मंदिर जजमेंट से एक दिन पहले भगवान से प्रार्थना करना। आइए जानते हैं DY चंद्रचूड़ को। 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, November 9th 2022 is when he became the 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज ये 2016 में बन गए थे, बट 2022 में जाकर वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। एंड व्हाइल टॉकिंग अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर एक लीगल ट्रेडिशन रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि DY चंद्रचूड़ जी के फादर YV चंद्रचूड़ वो इंडियन हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस रहे। 1970s के दौर में वो सुप्रीम कोर्ट में जज भी रहे और आगे चलकर वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फैमिली में ही एक लेगेसी रही है, लीगल ट्रेडिशन रहा है। अगर हम बात करते हैं उनकी अर्ली एजुकेशन की, तो अर्ली एजुकेशन उन्होंने पहले बॉम्बे में ली, प्राइमरी स्कूलिंग बॉम्बे में ही हुई। उसके बाद ही केम टू दिल्ली और फिर दिल्ली से उन्होंने अपनी स्कूलिंग पूरी की सेंट कोलंबस स्कूल से। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस इन दिस कंट्री, सेंट स्टीफेंस कॉलेज, वहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी लॉ डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में लॉ फैकल्टी है। इंडिया में सबसे प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस में से एक उसको कंसिडर किया जाता है, वहां से उन्होंने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने मास्टर्स डिग्री ली लॉ में और वो ली है हार्वर्ड लॉ स्कूल। तो आप देख सकते हैं ही वॉज अ स्कॉलर। इसके साथ साथ उन्होंने आगे चलकर लीगल एजुकेशन में डॉक्टरेट भी पूरी की, कंप्लीटेड डॉक्टर ऑफ जुडिशियल साइंस फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो ना केवल मास्टर्स बल्कि डॉक्टरेट की उपाधि भी उन्हें दी गई थी। इनफैक्ट ही वॉज नॉट जस्ट अ लॉयर, अ जज, वो एक कीन एकेडमिशियन भी थे, जिन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में थ्रू आउट द वर्ल्ड अपनी लीगल नॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, लीगल रिसर्चर्स के साथ शेयर की है। काफी सारी यूनिवर्सिटीज के वो विजिटिंग प्रोफेसर भी रहे हैं, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो उनकी आल्मा मैटर भी है। इसके साथ साथ येल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज इन US। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न। तो ना केवल एक लॉयर या फिर एक जज के तौर पर, बल्कि उनकी पहचान एक एकेडमिशियन के तौर पर। चलिए उनके लीगल करियर के बारे में जान लेते हैं और फिर आते हैं 10 टॉप मोस्ट जजमेंट्स जिन्होंने इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री की नींव भी रखी एक तरीके से मॉडर्न एरा में, और
लैंडमार्क जजमेंट्स के तौर पर उनको अभी भी कोट किया जाता है। बट वहां तक चलने से पहले अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है और आप अपनी यूपीएससी की जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस पाना चाहते हैं, तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो आपकी प्रिपरेशन में काफी आपकी मदद करने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो आप एसी लाइव कोड लगाकर एनरोल कर सकते हैं, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और स्पेशल मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। नवंबर बैचेस शुरू हो रहे हैं स्टडी आईक्यू के 11 नवंबर से, तो यहां पर आप जुड़ सकते हैं। फाउंडेशन बैचेस हैं, एसी लाइव कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट और मेंटोरशिप दोनों मिल जाएगी। अब अगर हम बात करते हैं उनके लीगल करियर की, तो उन्होंने अपने लीगल करियर की जो शुरुआत की वो एज अ लॉयर की, और सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर। आगे चलकर बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्हें एक सीनियर एडवोकेट भी डेजिग्नेट किया गया 1998 में। सीनियर एडवोकेट एक ऐसे एडवोकेट को डेजिग्नेट किया जाता है जिसकी बार में एक स्टैंडिंग होती है, जिसने काफी बड़े बड़े केसेस जीते हो। तो उनको 1998 में ही एक सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट किया गया था। इनफैक्ट ना केवल एक सीनियर एडवोकेट, वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं भारत के। तो एक एडवोकेट, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, और आगे चलकर बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्होंने एक जज का सफर शुरू किया। सो 2000 में उनको बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जज के तौर पर अपॉइंट किया गया था। आगे चलकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, और 2013 से लेकर 2016 तक, जब तक उनको सुप्रीम कोर्ट में एक जज के तौर पर अपॉइंट नहीं किया गया, तब तक वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे थे। एंड देन फाइनली ही वाज अपॉइंटेड टू द एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मई 2016 में उनको सुप्रीम कोर्ट के एक जज के तौर पर अपॉइंट किया गया। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा आ जाती है, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। इंडिया में जितने कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का फाइनल राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी सुप्रीम कोर्ट की है। सो बीइंग अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन तो था ही, उसके साथ साथ सिटीजन्स के इंपॉर्टेंट राइट्स जैसे आर्टिकल नंबर 21 वो भी इन्वॉल्व थे। ऐसे जजमेंट्स में इन्होंने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया है। इनफैक्ट 1970s में अपने ही फादर के दिए हुए जजमेंट को रिवर्स भी किया है अपने कार्यकाल में, अभी आएंगे उस बात पर। और अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डीवाई चंद्रचूड़ जी के जितने जजमेंट्स हैं, अगर आप उन्हें देखेंगे तो वहां पर इंडिविजुअल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज उनको ना केवल हाईलाइट किया गया है, बल्कि बहुत प्रोमिनेंटली लोगों को उनके राइट्स दिलाने के लिए उन्होंने जजमेंट्स लिखे भी हैं। अगर हम बात करते हैं चीफ जस्टिस के सफर की, so he became the 50th chief justice of India on 9th of November 2022। तो 9 नवंबर 2022 जब वो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, वहां से लेकर आज 8 नवंबर 2024 लगभग 2 साल वो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, और इन 2 सालों में काफी सारे प्रोमिनेंट जजमेंट्स आए हैं। अगर उनके विजन की बात की जाए, अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट्स, जब भी आप डीवाई चंद्रचूड़ जी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एक चीज प्रोमिनेंटली नजर आएगी कि उनके जजमेंट्स में जो इंडिविजुअल राइट्स हैं सिटीजन्स के, उनको प्राइमेसी दी गई। कोशिश ये की गई है कि इंडिविजुअल राइट्स को अपहोल्ड किया जाए। एंड इनफैक्ट अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट्स में इंडिविजुअल राइट्स को प्राइमेसी नहीं दी है, तो उन्होंने ये मेक श्योर किया है कि उनके टेन्योर में कोई भी ऐसा केस जो इंडिविजुअल लिबर्टीज से, इंडिविजुअल राइट्स से रिलेटेड आया है, वहां पर
ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये की जाए कि इंडिविजुअल्स के राइट्स का स्कोप ब्रॉडन किया जाए। जैसे हम देखेंगे, ना केवल एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बल्कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में एक जज की भूमिका भी निभा रहे थे, तब भी बहुत सारे प्रोमिनेंट जजमेंट्स में उन्होंने एक प्रोएक्टिव रोल प्ले किया है। बहुत सारे जजमेंट्स उन्होंने खुद पेन डाउन किए। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक, लैंडमार्क जजमेंट्स। कौन कौन से ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो उनके टेन्योर में बोथ एज अ जज एज वेल एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पेन डाउन किए गए हैं, और इनका रोल क्या रहा है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा है उन केसेस में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, इसी साल का मामला है, फरवरी 2024। 2017 में रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार थी, और 2017 में बीजेपी की सरकार फाइनेंस बिल के थ्रू लेकर आई इलेक्टोरल बॉन्ड्स। गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट का पर्पस है इलेक्टोरल फंडिंग को क्लीन करना। अभी तक जो चुनावों में फंडिंग प्रोवाइड की जा रही थी उसमें ब्लैक मनी बहुत ज्यादा आ जाती थी। तो एक तरीके से जो इलेक्टोरल प्रोसीजर्स है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, गवर्नमेंट उसको क्लीन करना चाहती है। गवर्नमेंट ने यह क्लेम किया, और 2017 में गवर्नमेंट लेकर आई इलेक्टोरल बॉन्ड्स। अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अगर बात की जाए तो इनका बेसिक फंडा या बेसिक पर्पस क्या था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सिलेक्टिव ब्रांचेस से आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकते थे। यह फैसिलिटी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट हाउसेस दोनों को दी गई थी कि बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बिजनेस घराने जो हैं वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते हैं, और आप और मैं एज एन इंडिविजुअल हम भी इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी पसंद आती है, हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के जैसी है, हम उसके खाते में उन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सबमिट कर सकते हैं। तो एक तरीके से फंडिंग प्रोवाइड करने का मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया था। गवर्नमेंट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो ब्लैक मनी सिस्टम में आ जाती है, इलेक्शंस को फंड करने के लिए यूज की जाती है, गवर्नमेंट उसे कर्ब करना चाहती है, उसे कंट्रोल करना चाहती है, मिनिमाइज करना चाहती है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कौन इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर रहा है, किस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी जा रही है, कितनी डोनेशन दी जा रही है, उसको लेकर इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं थी। गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि इंफॉर्मेशन चाहे पब्लिक डोमेन में ना हो, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास जरूर है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बैंक है, तो इंफॉर्मेशन हमारे पास जरूर है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लैक मनी सिस्टम में आ पाएगी, हम उस बात पर नजर रख रहे हैं। बट ट्रांसपेरेंसी इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। अगर मुझे यही नहीं पता कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं वोट दे रहा हूं उसको कौन फंड कर रहा है, कितनी फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, तो मैं एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। कुछ यही मामला था सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, और यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यह डिसीजन गया, जहां पर यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। क्योंकि ये उस दौर की भी बात है जब हमारे यहां ऑपोजिशन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं हुआ करते थे। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया था जिसने इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसीजर्स को और स्ट्रॉन्ग किया था, डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया था। इसके साथ साथ जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, उस समय इनकम टैक्स एक्ट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट दोनों में अमेंडमेंट किया गया था, जिससे इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लीगलाइज किया जा सके, इस फंडिंग को लीगलाइज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने उन अमेंडमेंट्स को भी स्ट्रक डाउन किया, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह गाइडलाइन जारी की गई कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सेल रोक दीजिए। इसके साथ साथ किस किस ने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए हैं,
किस किस को फंडिंग की गई है, वो पूरी इंफॉर्मेशन कोर्ट को प्रोवाइड की जाए, जिससे ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। एंड एज आई हैव ऑलरेडी सेड, ट्रांसपेरेंसी इज अ की फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस इंश्योर कराने। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह बात बोली कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आपके राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दोनों के अगेंस्ट जाते हैं। अ लैंडमार्क जजमेंट टू क्लीन द पॉलिटिकल सिस्टम, टू कर्ब सीक्रेसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। इनफैक्ट इस जजमेंट के बाद जब इंफॉर्मेशन निकल कर आई कि कितनी फंडिंग की गई है, किस किस के द्वारा फंडिंग की गई है, तो यह पाया गया कि जो करंट गवर्नमेंट थी, सबसे ज्यादा फंडिंग उस गवर्नमेंट को ही दी जा रही थी। चलिए, दिस मार्क्स द फर्स्ट लैंडमार्क जजमेंट अंडर जस्टिस चंद्रचूड़ रेन। लेकिन इसके जैसे और भी बहुत सारे जजमेंट। नेक्स्ट इन लाइन इज प्राइवेट प्रॉपर्टी रूलिंग। ये बहुत लेटेस्ट रूलिंग है, अभी 3 दिन पहले ही ये जजमेंट आई। अब अगर मैं इस जजमेंट की बात करता हूं, ये जजमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से कैसे लिंक्ड है ये जजमेंट? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 39B है, 39B। आर्टिकल नंबर 39B स्टेट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है और स्टेट को एम्पावर भी करता है कि वो ऐसा कर सकती है, दैट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन इक्विटेबल फेयर मैनर। मतलब जो समुदाय के संसाधन हैं वो कम्युनिटी वेलफेयर के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। इनफैक्ट 39B से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, दैट इज 31C। 31C आर्टिकल नंबर 31C हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1971 में जोड़ा गया था, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 के थ्रू। इसका पर्पस यह था कि 31C में लिखा गया था कि कोई भी लॉ अगर आर्टिकल नंबर 39B और 39C में दिए गए सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट कराने के लिए लाया जाएगा, और अगर वो आर्टिकल नंबर 14, 19 या 31 इन फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी कर रहा है, तो भी उस लॉ को करेक्ट मान लिया जाएगा, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जाएगा। सो इन अ वे आर्टिकल नंबर 31C इज प्रोटेक्टिंग द लॉज दैट आर इन्फोर्सिंग आर्टिकल नंबर 39B। अब क्वेश्चन ये खड़ा हुआ कि क्या प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति, जैसे आपकी प्राइवेट लैंड, क्या वो आर्टिकल नंबर 39B में जो टर्म है मटेरियल रिसोर्स, उसमें आती है या नहीं आती? इस केस में, एंड 3 दिन पुराना जजमेंट है वैसे, इस केस में 9 जज बेंच बिठाई गई थी, 9 जजेस की बेंच थी, और इस 9 जजेस की बेंच में से 7 जजेस ने एक सुर में एक बात बोली, और वो थी कि आर्टिकल नंबर 39B में जो मटेरियल रिसोर्स टर्म दिया गया है उसके अंडर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं आती। नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी डीम्ड मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप मटेरियल रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, और क्योंकि सभी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को आप मटेरियल रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसी वजह से गवर्नमेंट को यह राइट नहीं है कि वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी उससे छीन ले इन द नेम ऑफ कम्युनिटी वेलफेयर। आप ये नहीं कर सकते। सो 9 जज बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ डिलीवर्ड द वर्डिक्ट। यहां पर सिटीजन्स का राइट टू प्रॉपर्टी उसको प्रोटेक्ट किया गया। जस्टिस नागरत्ना पार्शियली डिसएग्रीड एंड जस्टिस धूलिया डिसेंटेड फ्रॉम द मेजॉरिटी जजमेंट। तो मतलब 9 जजेस में से 7 जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा कि सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स की कैटेगरी में नहीं रखी जा सकती। इनफैक्ट द 8th जज
जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने भी इन जजेस के साथ सहमति जताई है, लेकिन उन्होंने अपना एक इंडिविजुअल जजमेंट भी दिया है। तो लगभग 8 जजेस ने यह बात बोली है दैट नॉट ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन बी कंसिडर्ड एज मटेरियल रिसोर्स। इसके साथ साथ आर्टिकल नंबर 31C, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेलेवेंस के ऊपर भी सवाल खड़ा किया गया था। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल नंबर 31C कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल नंबर 31C की जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन 1971 में थी, आज भी एज इट इज चली आ रही है। मतलब आर्टिकल नंबर 39B और C में जो सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, उनको लागू कराने के लिए अगर कोई लॉ बनाया जाता है और वो आर्टिकल 14, 19 या 31 को वायलेट भी करता है, तो भी हमारी जुडिशरी उसे कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड मानेगी। तो 39B और C को प्राइमेसी दी गई है आर्टिकल 14, 19 और 31 के ऊपर। सो दिस इज अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट, जहां पर यह क्वेश्चन सेटल डाउन किया गया है कि क्या सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, क्या सारी की सारी प्रॉपर्टी मटेरियल रिसोर्स की कैटेगरी में आती है या नहीं। तो आपके राइट टू प्रॉपर्टी को एक तरीके से प्रोटेक्ट किया गया इस जजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इज राइट टू प्राइवेसी, और यही वो लैंडमार्क जजमेंट है जिस जजमेंट के थ्रू एक बेटे ने अपने फादर के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि डीवाई चंद्रचूड़ जी के फादर इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस भी रहे हैं। जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो उन्होंने एक जजमेंट लिखा था, और वो जजमेंट आर्टिकल 21 से रिलेटेड ही था। राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी जजमेंट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने जो जजमेंट लिखा, उसमें उन्होंने अपने फादर के जजमेंट को रिवर्स कर दिया। चलिए मामला क्या था वो समझ लेते हैं। अभी इंदिरा गांधी जी पर ध्यान मत दीजिएगा, अभी 2017 के जजमेंट को समझते हैं। राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, क्या यह आर्टिकल नंबर 21 के अंडर आपका एक फंडामेंटल राइट है? 2017 से पहले सुप्रीम कोर्ट ये मेंटेन करती थी दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट 2017 में इस केस को हम पुट्टासामी केस भी कहते हैं, पुट्टासामी केस या पुट्टासामी जजमेंट। इस केस में 9 जजेस की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, और 9 जजेस की इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इट रूल्ड राइट टू प्राइवेसी एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पुट्टासामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा दैट राइट टू प्राइवेसी इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, और इस जजमेंट के थ्रू आर्टिकल नंबर 21 में हमारा राइट टू लाइफ, उसका स्कोप और ब्रॉडन किया गया है। गवर्नमेंट्स हमारी प्राइवेसी को वायलेट नहीं कर सकती। व्हाई? बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल। इनफैक्ट जैसा मैं अभी आपसे बोल रहा था कि इमरजेंसी एरा का एक जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। 1975 में इंडिया में इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई, इंदिरा गांधी जी का दौर। जब इंटरनल इमरजेंसी लगाई गई उस समय सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए। स्पेशली अगर हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत सारे पत्रकारों को, बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स को जेल में डाला गया। मतलब उनकी लिबर्टी, उनकी स्वतंत्रता उनसे छीनी गई। इसी दौर में एक केस आता है जिसे कहा गया एडीएम जबलपुर केस। एडीएम जबलपुर केस को एक और नाम से जाना जाता है हेबियस कॉर्पस। जब किसी इंडिविजुअल की लिबर्टी उससे छीनी जाती है तो वो कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। आर्टिकल नंबर 32 में सुप्रीम कोर्ट को, आर्टिकल नंबर 226 में हाई कोर्ट को। वहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिट जारी करती है और रिट्स के थ्रू हमें हमारे राइट्स दिलाती है। बात हो रही है लिबर्टी की, मतलब आर्टिकल नंबर 21। इस देश में 9 हाई कोर्ट्स ने ये इलीगल डिटेंशंस और ये जो लिबर्टी छीनी जा रही थी लोगों की, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया और हेबियस कॉर्पस की रिट जारी की
बट जब हाई कोर्ट के जजमेंट्स को गवर्नमेंट ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, तो एडीएम जबलपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के जजमेंट से, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, 4:1 का जजमेंट, जहां पर उन 4 जजेस में डीवाई चंद्रचूड़ जी के फादर भी थे। उन 4 जजेस ने कहा कि आर्टिकल नंबर 21 कैन बी टेकन अवे ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब अनुच्छेद 21 में जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का फंडामेंटल राइट है, इट कैन बी टेकन अवे, क्योंकि आर्टिकल नंबर 21 आपको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है और इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल नंबर 21 कैन बी टेकन। हालांकि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में आर्टिकल नंबर 21 उसको इंश्योर किया है, सिटीजन्स को आर्टिकल नंबर 21 के अंडर उनकी लिबर्टीज दिलाई हैं। इनफैक्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने यह भी इंश्योर किया है कि इमरजेंसी के दौरान भी आपका आर्टिकल नंबर 21 सस्पेंड नहीं हो सकता, और ये एडीएम जबलपुर केस के बाद ही हुआ। बट इस केस में 4:1 के जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपका आर्टिकल नंबर 21 सस्पेंड हो सकता है, आपसे छीना जा सकता है जब इमरजेंसी देश में लगी हो। राइट टू प्राइवेसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह नहीं कहा दैट प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21, बल्कि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है, स्पेशली क्योंकि ये जजमेंट डीवाई चंद्रचूड़ जी ने ही लिखवाई थी, तो उन्होंने यह भी बोला कि आर्टिकल नंबर 21 कैन नॉट बी टेकन अवे इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, एंड इट इज नॉट जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर संविधान नहीं भी होंगे तो भी ये एक नेचुरल राइट है, ये एक ह्यूमन राइट है जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए। सो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ overturned his father's previous ruling on the matter. 4 जजेस ने एडीएम जबलपुर केस में यह कहा था कि आर्टिकल नंबर 21 कैन बी टेकन अवे, और वो जजमेंट लिखवाया था डीवाई चंद्रचूड़ जी के फादर। कई डेकेड्स बाद उनके बेटे ये कहते हैं कि नहीं, आर्टिकल नंबर 21 कैन नॉट बी टेकन अवे, एंड आर्टिकल नंबर 21 अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी होगा तो भी आपको मिलता है, बिकॉज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज अ नेचुरल राइट। नेक्स्ट इज दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर, मई 2023। दिल्ली की अगर आप पोजीशन देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, बड़ी खास है, बड़ी स्पेशल। दिल्ली सिर्फ भारत का दिल ही नहीं है, भारत की राजधानी भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। अब दिल्ली में बहुत लंबे समय से डिमांड चल रही है कि दिल्ली को एक फुल फ्लेजेड स्टेट बना दिया जाए, बट दिल्ली इज नॉट अ फुल फ्लेजेड स्टेट। जैसे बाकी राज्यों के पास शक्तियां हैं, दिल्ली के पास उससे कुछ अलग तरीके से पावर्स उसको अलॉट की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 239AA के थ्रू। अब दिल्ली में एक विधानसभा भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, लेकिन दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी है। तो यहां पर 2 पावर सेंटर हो जाते हैं, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर। अथॉरिटी किसकी हो, पावर किसकी हो, उसको लेके एक टसल चलता रहता। अभी भी वो विवाद आपको देखने को मिलेगा, वो टसल अभी भी चल रहा। और 20 से ज्यादा केसेस सुप्रीम कोर्ट में लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट, आपकी सरकार, उनके बीच में चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। ऐसे ही एक केस में 2023 में, मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया। डिस्प्यूट था सर्विसेज को लेकर, सेवाओं को लेकर। सर्विसेज मतलब ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए। दिल्ली में ये जो आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स या दिल्ली की अपनी जो सर्विसेज हैं, उनके ऑफिसर्स जो फंक्शन कर रहे हैं, वो किसके अंडर आते हैं, वो किससे अपने ऑर्डर्स रिसीव करेंगे? क्या वो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर आते हैं, दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, या फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर आते हैं? क्वेश्चन ये। सुप्रीम कोर्ट ने इस डिस्प्यूट को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करने की कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी मतलब सर्विसेज वो लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर आती है, मतलब उनको जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबलीज और इलेक्टेड गवर्नमेंट देगी। लेकिन 3 मैटर्स ऐसे हैं जो दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली और दिल्ली की सरकार के अंडर नहीं आते। वो है पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड। तो पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन 3 मैटर्स को छोड़कर बाकी किसी भी मामले में जो दिल्ली में काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स अपने ऑर्डर्स लेंगे वो दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के थ्रू लेंगे। सो लेजिस्लेचर गिवन कंट्रोल ओवर ब्यूरोक्रेट्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्विसेज। तो मैटर था सर्विसेज का कि सर्विस किसके कंट्रोल में आएंगी, क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएंगी, लेजिस्लेटिव असेंबली के कंट्रोल में आएंगी या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर रखी जाएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्विसेज दैट इज ब्यूरोक्रेसी वो अपने ऑर्डर्स इलेक्टेड गवर्नमेंट से लेगी या फिर उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाई जाएंगी वो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी। लेकिन 3 मैटर्स को छोड़कर, दैट इज लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। सो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड रिमेन्स आउटसाइड दिल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इन 3 मैटर्स में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑर्डर देंगे, बाकी सभी मामलों में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ दिल्ली वो ऑर्डर देंगे। एंड इट सेटल्ड अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड एलजी। हालांकि इसके बाद भी दिल्ली की सरकार और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढ ही लेते हैं जिसको लेके कन्फ्लिक्ट हो जाता है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। बट इन द मैटर ऑफ सर्विसेज सुप्रीम कोर्ट हैज सेटल्ड ग्राउंड। नेक्स्ट इज हादिया केस, 2018 का मामला। इनफैक्ट 2017 की अगर मैं बात करता हूं, पट्टासामी जजमेंट की, राइट टू प्राइवेसी एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आर्टिकल नंबर 21 और हादिया केस, इस पर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुकी है। सो इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दीज लैंडमार्क जजमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इनफैक्ट अगर आप मेंस एग्जाम को देखेंगे तो मेंस एग्जाम में यूपीएससी डायरेक्टली आजकल जजमेंट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेती है या फिर आपसे कहती है कि कोट कीजिए अपने आंसर। नाउ व्हाट वाज हादिया केस? केरल का मामला था और यहां पर केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट है उसको चैलेंज किया गया था। यहां पर हादिया एक हिंदू लड़की, उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया, शी कन्वर्टेड एंड एक्सेप्टेड इस्लाम और शेफिन जहान से उन्होंने शादी की। उनके पेरेंट्स ने शेफिन जहान के खिलाफ केस फाइल किया, हाई कोर्ट तक मामला गया और हाई कोर्ट ने इन दोनों के अगेंस्ट में डिसीजन दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट। जैसे आर्टिकल नंबर 25 में आप कौन सा धर्म अपनाना चाहते हैं, आप किस धर्म का पालन करना चाहते हैं, किस धर्म के अनुसार आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, जैसे वो एक फंडामेंटल राइट है। सो राइट टू प्रोफेस, प्रोपोगेट अ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस ऑफ अ रिलीजन, दैट इज अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल उसी तरीके से राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 21। तो यहां पर भी फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली आर्टिकल नंबर 21, उसके स्कोप को ब्रॉडन किया गया है और बढ़ाया गया। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। स्टेट कैन नॉट डिक्टेट चॉइस ऑफ पार्टनर्स और लिमिट पर्सनल लिबर्टी। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने अपने जजमेंट में बात बोली थी, स्टेट डिक्टेट नहीं कर सकता। स्टेट किसी को ये नहीं बताएगा कि उसको किससे शादी करनी है, स्टेट किसी को ये नहीं बताएगा कि उसकी पर्सनल चॉइस क्या होनी चाहिए। दैट इज योर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20। तो जैसे आर्टिकल 25 में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल नंबर 21 में राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, राइट टू चूज योर पार्टनर कैन नॉट बी लिमिटेड बाय द स्टेट। स्टेट कोई नहीं होता आपको डिक्टेट करने वाला, बताने वाला कि आपको किससे शादी करनी। नेक्स्ट इज सेक्शन 377, अगेन अ लैंडमार्क जजमेंट,
व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशिंग इक्वालिटी विद इन द सोसाइटी, जहां सिटीजन्स को उनके राइट्स दिलाए गए। और वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड, वन ऑफ द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कम्युनिटीज, LGBTQ कम्युनिटी, उसको उसके राइट्स दिलाए गए इस जजमेंट के थ्रू। मामला था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी ये क्रिमिनलाइज करता है या करता था होमोसेक्सुअलिटी को। 2016 में नवतेज सिंह जोहर, अ ट्रेन्ड भरतनाट्यम डांसर, संगीत नाटक एकेडमी से अवार्ड विनर, उन्होंने और 4 लोगों ने और मिलकर सेक्शन 377 को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। चैलेंज ये था कि सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता है, वो उनका राइट टू इक्वालिटी उसको वायलेट कर रहा है, वो उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। दैट वाज द चैलेंज। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठाई गई एंड द 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इट स्ट्रक डाउन 377। उन्होंने ये पाया कि 377 is violating the fundamental rights of citizens, that is the homosexual community, and it decriminalized homosexuality, जो बहुत जरूरी था। वरना होमोसेक्सुअल्स एक क्लोजेट में छुप कर रहते थे, मतलब उनको पता था कि अगर किसी को पता लग गया दैट दे आर होमोसेक्सुअल तो उनके खिलाफ केस हो जाएगा, उनको जेल कर दी जाएगी। सो वो बहुत डर डर के छुप छुप के रहा करते, तो जिसकी वजह से उनके राइट्स, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं हेल्थ केयर सेक्टर में, वो उनको इंश्योर नहीं हो पाते। 377 ने होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया और देश की एक कम्युनिटी, दैट इज होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, उनको उनके राइट्स प्रोवाइड कराए। सो द वर्डिक्ट अंडरलाइंड इक्वल सिटीजनशिप एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन फॉर LGBTQ कम्युनिटी। और स्पेशली इस जजमेंट के बाद अगर आप देखेंगे धीरे धीरे करके द राइट्स दैट आर बीइंग प्रोवाइडेड टू द होमोसेक्सुअल कम्युनिटी दे आर इंक्रीजिंग। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, चाहे आप रिप्रोडक्टिव राइट्स की बात करें, हेल्थ केयर की बात करें, गवर्नमेंट सर्विसेज में उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ऑल ऑफ दैट इज इंक्रीजिंग। ये सब इसी लैंडमार्क जजमेंट के बाद हुआ है। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, वन ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट कम्युनिटी, दैट इज द होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, उसको उसके राइट्स दिलाना और देश में उनको उनके सिटीजनशिप राइट्स, फंडामेंटल राइट्स दिलाना, वो इस जजमेंट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है। सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। चलिए नेक्स्ट इज सबरीमाला टेम्पल एंट्री 2018। जब भी बात आती है धर्म की तो मैटर्स को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज वी आर ऑल सेंसिटिव अबाउट दिस टॉपिक। कुछ ऐसा ही था सबरीमाला के केस में। सबरीमाला टेम्पल साउथ इंडिया के सबसे माने हुए मंदिरों में से एक है, सबसे फेमस, जहां बहुत बड़ी मात्रा में जो श्रद्धालु है वो जाते हैं। ये टेम्पल लॉर्ड अयप्पन उनको डेडिकेटेड है, जो शिवजी के सन है, बेटे हैं। अब ये मान्यता है कि लॉर्ड अयप्पा वो सेलिब्रेट है, मतलब वो ब्रह्मचारी है, और इसी वजह से 10 to 50 इस एज ब्रैकेट की जो विमेन है, जो मेंस्ट्रुअल एज में होती है, जिनको मासिक धर्म होते हैं, तो 10 से 50 साल के बीच की जो महिलाएं हैं, विमेन हैं, उनको इस टेम्पल में एंट्री नहीं दी जाती थी। यही कहा जाता था कि लॉर्ड अयप्पा जो सेलिब्रेट है, उनका ब्रह्मचर्य वो भंग हो सकता है, इस वजह से वो एंट्री नहीं दी जाएगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले ये देखा कि क्या भगवान अयप्पा को मानने वाले हिंदू समुदाय से अलग हैं या नहीं। इसके साथ साथ क्या महिलाओं को अगर उस मंदिर में जाने दिया जाता है तो धर्म की कोई एसेंशियल प्रैक्टिस वायलेट हो जाएगी। क्या हमेशा से ये परंपरा, ये प्रथा चली आ रही थी या नहीं। और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ऐसा नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने
महिलाओं की जो टेम्पल एंट्री पे बैन था सबरीमाला मंदिर में, उसको हटवाया। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर ना केवल आर्टिकल नंबर 14 बल्कि आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 25 ये भी वायलेट हो रहे। Over here, the state is discriminating against women on the basis of their sex, that is their gender. Article number 25, right to practice, propagate religion, वो वायलेट हो रहा। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट, जहां पर विमेन को इक्वल राइट टू वर्शिप इंश्योर हुआ, जहां पर विमेन को सोसाइटी में इक्वालिटी वो इंश्योर की गई। So the Supreme Court struck down rule barring women aged 10 to 50 from entering सबरीमाला टेम्पल। तो 10 से 50 साल एज ग्रुप के बीच की जो महिलाएं हैं उनको एंट्री नहीं दी जाती थी। 4:1 verdict rule temple rule violated right to equality and worship. So article 14, article 15, article number 25 इनका वायलेशन होगा। In fact जस्टिस चंद्रचूड़ उस समय एक जज थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तब वो नहीं थे। उन्होंने इस रूलिंग में यह भी कहा कि ये जो प्रैक्टिस है जहां पर 10 to 50 ईयर ओल्ड विमेन को टेम्पल में एंट्री नहीं दी जा रही, ही इक्वेटेड इट विद अनटचेबिलिटी। अगर हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो अनटचेबिलिटी में जो ग्राउंड होता है दैट इज प्योरिटी। लोगों के साथ जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाती है वो क्यों की जाती है? ये मान के कि भाई वो पवित्र नहीं है, दे आर नॉट प्योर, दे आर पोल्यूटेड। कुछ वही मानसिकता यहां पर भी दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस भी अनटचेबिलिटी की एक फॉर्म ही है। सो जस्टिस चंद्रचूड़ टर्म द कस्टम अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट इज राम मंदिर वर्डिक्ट। वही वर्डिक्ट जिसको लेकर उन्होंने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली और काफी न्यूज में भी रहे और काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। 1992-93 के आसपास बाबरी मस्जिद गिराई गई। बाबरी मस्जिद उस लैंड के ऊपर बनी हुई थी जहां पर श्री राम जी का जन्म हुआ था। जब बाबर भारत आया तो वहां पर एक मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ा गया और उसके ऊपर बाबरी मस्जिद बनाई गई। फिर आगे चलकर एक मॉब ने 1992 में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको गिरा दिया गया। उसके बाद से ये डिस्प्यूट चला आ रहा था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है, जिस वर्डिक्ट में एक 5 जज बेंच, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने यूनानिमस डिसीजन दिया और बेंच ने यह कहा कि उस लैंड पर पहले एक मंदिर हुआ करता था और धार्मिक तौर पर जो माना जाता है कि श्री राम जी का जन्म उसी भूमि पर हुआ है वो करेक्ट है और इसी वजह से वहां पर एक मंदिर बनना चाहिए। तो वो लैंड एक ट्रस्ट को सौंप दी गई और उस ट्रस्ट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वहां पर मंदिर बनाया जाए, जो बन भी गया। लेकिन इसके साथ साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके साथ गलत ना हो, उसके भी राइट्स प्रोटेक्ट किए जाएं। इसी वजह से उनको भी अयोध्या में ही एक प्रोमिनेंट लोकेशन पर 5 एकड़ लैंड प्रोवाइड की गई कि आप भी मस्जिद बना सकते हैं। वो लैंड वो रिलीजन में इंपॉर्टेंट है, वहां पर श्री राम जी का जन्म हुआ था तो वहां पर मंदिर बनेगा, लेकिन दूसरे समुदाय के साथ भी गलत ना हो। इक्विटी इंस्टैब्लिश करने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए, समता स्थापित करने के लिए उनको भी 5 एकड़ लैंड अयोध्या में ही प्रोवाइड कर दी गई कि आप भी वहां पर अपनी मस्जिद बना सकते हैं। उस समय चीफ जस्टिस थे सीजेआई रंजन गोगोई और उस बेंच में डीवाई चंद्रचूड़ जी भी शामिल थे। और इसी को लेकर उन्होंने कहा था कि इस जजमेंट से एक दिन पहले मैं भगवान के सामने बैठा और मैंने भगवान से कहा कि जो कल जजमेंट मैं देने वाला हूं आप ये देख लीजिएगा कि वो करेक्ट होना चाहिए। कुछ सिमिलर लाइंस पे उन्होंने बात कही जिसको लेकर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ, मजाक भी बनाया गया। बिकॉज बीइंग अ जज आपसे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप रैशनैलिटी के बेसिस पर, फैक्ट्स के बेसिस पर डिसीजन देंगे। हालांकि जो डिसीजन आया वो फैक्ट्स के बेसिस पर ही था, बट बीइंग अ डिवोट हिंदू उन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स एक्सप्रेस की, जिसको लेकर काफी ट्रोलिंग भी हुई, काफी सवाल भी खड़े किए गए उनके ऊपर। नेक्स्ट इज अर्नब गोस्वामी केस, नवंबर 2020। अर्नब गोस्वामी आप सब जानती होंगे, टीवी पर बैठ के कई बार ड्रग्स भी मांग लेते हैं, ये मतलब एक मीम आया था। खैर 2020 के आसपास की बात है,
एक व्यक्ति ने सुसाइड कमिट की और उनके सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी के साथ साथ 2 लोगों का और नाम था। तो अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट केस बना और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। जब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा था तो अर्नब गोस्वामी ने इस अरेस्ट के खिलाफ एक पिटिशन फाइल की हाई कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि उनको बेल ग्रांट की जाए, ठीक है, बेल ग्रांट की जाए, बट बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो बेल ग्रांट करने से मना कर दिया। केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचा तो उस समय जिस बेंच ने इस बेल एप्लीकेशन पे सुनवाई की उसमें 2 जजेस थे, जिसमें से एक थे डीवाई चंद्रचूड़ जी। डीवाई चंद्रचूड़ जी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने ये कहा कि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं अर्नब गोस्वामी का चैनल देखना कभी पसंद नहीं करूंगा। सो ऑन अ पर्सनल लेवल आई डू नॉट लाइक हिज रिपोर्टिंग। उन्होंने बात ऑन रिकॉर्ड बोली, लेकिन यहां पर मामला उनकी पर्सनल चॉइस का नहीं था, उनकी प्रेफरेंस का नहीं था। यहां पर मामला था एक इंडिविजुअल की लिबर्टी का। और उन्होंने यही बात बोली कि यहां पर जो मैटर है दैट इज रिगार्डिंग द लिबर्टी ऑफ अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और कोर्ट्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी उसको इंश्योर कराई जाए अनलेस एंड अनटिल देयर आर कंपेलिंग रीजंस। तब तो भाई जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ही सेंड कर रहा है, बट द लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस और वो हमें इंश्योर करनी चाहिए। और उन्होंने जो लोअर कोर्ट्स है, मतलब हाई कोर्ट्स हो गए, उनको ये याद दिलाया कि आपको एक इंडिविजुअल की लिबर्टी इंश्योर कराना ये आपकी एक ड्यूटी है। और इसी वजह से बेल्स को रिजेक्ट करने से पहले उन्हें प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करना जरूरी है, बिकॉज इट फॉल्स ऑन द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट कि एक इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करवाया जाए। इनफैक्ट ना केवल अर्नब गोस्वामी का जिक्र किया गया, वेस्ट बंगाल में एक लड़की ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट की वजह से उसको जेल में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो ट्वीट वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट था। यहां पर उन्होंने उस बात को भी हाईलाइट किया कि इस देश में एक ट्वीट के लिए लोगों को जेल भेजा जा रहा है, उनकी लिबर्टीज उनसे छीनी जा रही है। वी कैन नॉट अलाउ दैट। आप ये अलाउ नहीं कर सकते कि स्टेट अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करे और सिटीजन्स की लिबर्टीज, उनके राइट्स उनसे छीन। सो इट वाज अ रिमाइंडर फॉर लोअर कोर्ट्स टू इंश्योर कि वो ज्यादा से ज्यादा केसेस में प्रॉपरली स्क्रूटनाइजेशन के बाद बेल ग्रांट करें। सो बेंच लेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़ ग्रांटेड बेल टू गोस्वामी। लोअर कोर्ट्स रिमाइंडेड ऑफ देयर रोल इन प्रोवाइडिंग टाइमली बेल, कि अगर आप टाइमली बेल इंश्योर नहीं कर रहे तो आप एक सिटीजन की लिबर्टी उससे छीनने में कोल्यूड कर रहे हैं। इट इज योर प्राइमरी ड्यूटी कि आप टाइमली बेल ग्रांट्स करें प्रॉपर स्क्रूटनी के बाद। नेक्स्ट वाज डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री 2018। एडल्ट्री वाज अ क्राइम। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच ने एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया। यहां पर यह कहा गया दैट एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम। सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी उसको स्ट्रक डाउन किया गया और यह कहा गया दैट सेक्शन 497 इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, 15 एंड 21। आर्टिकल नंबर 21 हमें पर्सनल चॉइसेस प्रोवाइड करता है, जैसे हमने बात की राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। सो इन सिलेक्टिंग कि आप किसके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, किसके साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं बिफोर और आफ्टर मैरिज, दैट शुड ऑल्सो बी द राइट ऑफ अ पर्सन। और इसी वजह से सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज किया गया, एडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया गया। So these were some of the most prominent and the most important judgments जो डीवाई चंद्रचूड़ जी ने दिए, या उन जजमेंट्स का वो एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनफैक्ट लगभग 500 जजमेंट्स में सारे और इंपॉर्टेंट जजमेंट रहे होंगे उनके टेन्योर में एज अ जज एंड देन एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया।
अगर उनके इन जजमेंट्स का आप इंपैक्ट देखें तो दीज हैव बीन प्रोग्रेसिव जजमेंट। चाहे आप बात करें आर्टिकल नंबर 21, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, या फिर सबरीमाला केस की आप बात करें, दीज हैव बीन प्रोग्रेसिव जजमेंट। 377 जिसने डीक्रिमिनलाइज किया होमोसेक्सुअलिटी को, होमोसेक्सुअल्स को उनके राइट्स प्रोवाइड किए। सो मॉडर्न एरा में इक्वालिटी स्टैब्लिश करना, एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की नींव रखना, ये जजमेंट्स वो दिखाते हैं। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो राइट्स दिए गए हैं उनका स्कोप और ब्रॉडन करना, वाइडेस्ट स्पेक्ट्रम में उनको देखना, वो इंश्योर किया गया। सो कंटेम्प्रेरी सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग ये जजमेंट्स आपको बहुत रेलिवेंट दिखाई देंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करता हूं इनके सिग्निफिकेंस की, सो सोशल रिफॉर्म्स, राइट टू इक्वालिटी फॉर वुमेन, इक्वल राइट ऑफ वर्शिप, राइट टू इक्वालिटी फॉर होमोसेक्सुअल कम्युनिटी, ये सब सोशल रिफॉर्म्स लिखा। इस सब ने इक्वालिटी को प्रमोट किया है विद इन द सोसाइटी एंड लीगल कम्युनिटी। इसके साथ साथ पॉलिटिकल इंपैक्ट है इन जजमेंट्स का। चाहे आप बात करें दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और इलेक्टेड गवर्नमेंट इनके बीच के डिस्प्यूट्स की, या आप बात करें इसी साल फरवरी 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स उनके अगेंस्ट जजमेंट का, these will have political implications, far reaching political implications। इन जजमेंट्स ने ना केवल डिस्प्यूट्स को सेटल डाउन किया, इसके साथ साथ पॉलिटिकल प्रोसेस को क्लिंस करने का भी काम किया, स्पेशली अगर मैं बात करता हूं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। एंड इनफैक्ट जो बार बार मैंने रिआइटरेट किया है कि इट हैज स्ट्रेंथन पर्सनल लिबर्टीज, ये जजमेंट्स ने हमारी पर्सनल लिबर्टीज, हमारे राइट्स, उसको इंश्योर किया और उसको स्ट्रेंथन किया है। सो चाहे आप बात कर ले राइट टू प्राइवेसी की, चाहे आप बात कर ले राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस, चाहे आप बात कर ले राइट टू वर्शिप की, चाहे आप बात कर ले होमोसेक्सुअल्स के लिए इक्वल राइट्स की। सो दिस हैज ब्रॉडन द स्कोप ऑफ आर्टिकल नंबर 21। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेडी जस्टिस और उनके स्टैचू को रिवैम्प करना। पहले आप मूवीज में या कभी अगर आप कोर्ट गए हो तो आपने देखा होगा कुछ इस टाइप का एक स्टैचू लगा रहता था, ये है लेडी जस्टिस। ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है कि ये जस्टिस प्रोवाइड करती। इनके हाथ में एक स्वॉर्ड हुआ करती थी, तलवार, इसके साथ साथ इस हाथ में बैलेंस हुआ करता था तराजू, और आंखों पे पट्टी हुआ करती थी। दिस वॉज अ कलोनियल लेगेसी। हमारे यहाँ लेडी जस्टिस का जो स्टैचू है ये ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आए थे अपने लीगल सिस्टम के थ्रू। ये कोई इंडियन ओरिजिन का स्टैचू नहीं है, ये कोई हमारा इंडियन वैल्यूज को डिपिक्ट नहीं करता। अपने टेन्योर खत्म होने से पहले उन्होंने एक सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन जुडिशरी में वो भी इंश्योर किया है कुछ इस तरीके से। आज जो लेडी जस्टिस का स्टैचू है वो साड़ी पहने में नजर आता है, हाथ में संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन, और अब आंखों पे पट्टी नहीं है। ये सिग्निफाई करता है इंडियन वैल्यूज को, ये सिग्निफाई करता है कि लेडी जस्टिस या कानून अंधा नहीं है, कानून सबको देख रहा है और बराबरी के नजरिए से देख रहा है, इक्वल व्यू पॉइंट से देख रहा है। सो इवन दो इट इज सिंबॉलिक बट इट गोज ऑन टू शो कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोशिश की है कि वो जुडिशरी में भी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए और वो उसे हमारी जो सोसाइटी है, हमारी सोशल वैल्यूज है, या फिर द एंड एज ही बिड गुड बाय टू हिज लॉन्ग एंड इलस्ट्रियस करियर, अब उनकी जगह नए चीफ जस्टिस आ गए हैं और इस पिक्चर में आप उन्हें भी देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में सिर्फ आपसे इतना जानना चाहूंगा कि इंडिया के 51st चीफ जस्टिस कौन बनने वाले हैं। सो आई वुड हाईली अप्रिशिएट अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लैंडमार्क जजमेंट समझ में आए होंगे, कैसे आप अपने सिलेबस के साथ इन्हें लिंक कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं भी हैं और आप यहाँ तक आ गए हैं इस वीडियो को देखते हुए, आई होप आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, आपको वीडियो में मजा आया होगा।
अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो जैसे मैंने कहा था, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टडी आईक्यू के किसी भी बैच में एनरोल करने के लिए आप AC लाइव कोड का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको डिस्काउंट और मेंटोरशिप दोनों मिल जाए। आई शैल सी यू अगेन इन अनदर सच वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।